हाय एवरीवन, एडिशन रिएक्शन देख रहे थे हम लोग इस चैप्टर में। और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक मार्कोवनी कॉप्स और एंटी मार्कोवनी कॉप्स में डिफरेंस क्या था उस बारे में हम लोग देखे हुए थे। मार्कोवनी कॉप्स एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जबकि एंटी मार्कोवनी कॉप्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसका इनिशियल स्टेप जो मैकेनिज्म हम लोग देखे थे उसमें पहले H+ जुड़ता था, जबकि इसमें पहले Br रेडिकल जुड़ता है, ब्रोमीन रेडिकल। हाइड्रोजन पहले नहीं जुड़ता है। इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, जबकि यहाँ फ्री रेडिकल बनता है। और दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों एक स्टेबल इंटरमीडिएट से मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि यह जो मार्कोवनी कॉप्स एडिशन है यह हर एक आयनिक एडेंडम के लिए एप्लीकेबल है, वो HCl हो, HBr हो, HI हो, H2O हो, HOBr हो, BS3 हो, हर एक प्रकार का आयनिक स्पीसीज के लिए जो है यह एप्लीकेबल है। लेकिन जो एंटी मार्कोवनी कॉप्स एडिशन होता है वह केवल और केवल एप्लीकेबल है HBr के लिए। HBr के अलावे और किसी भी हैलोजन एसिड के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी पॉइंट को हम लोगों को समझना है कि वाई पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr एंड नॉट फॉर HCl और HI, कि पेरोक्साइड इफेक्ट केवल HBr के लिए एप्लीकेबल क्यों है, HCl और HI के लिए जो है यह वैलिड क्यों नहीं है। बस इतना सा हमें समझना है। तो उसके लिए एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, कहते तो लोग अलग अलग बात हैं इस संदर्भ में। बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, वाई द एडिशन ऑफ, ऐसे वाई द पेरोक्साइड इफेक्ट इज एप्लीकेबल, why the peroxide effect is applicable for the addition of only HBr and not for HCl, HI etc. ऐसे कई स्पीसीज के लिए कि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वह केवल HBr का एडिशन के लिए ही क्यों एप्लीकेबल है, HCl, HI के लिए जो है यह एप्लीकेबल क्यों नहीं है, ऐसा बात बताना है इसमें। तो बता दो। इसके लिए कई बातें कही गई हैं लोगों के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो HCl, HBr, HI, हाँ एक सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर HF का चर्चा तो आप कहीं कर ही नहीं रहे हो। एकदम नहीं करेंगे, करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? HF हम लोग जानते हैं कि यह हैलोजन में सबसे छोटा हैलोजन फ्लोरीन है। सबसे छोटा है तो यह बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे करके इसे हम तोड़ दें। अब जब यह फ्लोरीन फिर जा करके कार्बन से जुड़ेगा तो वहाँ भी तो एक मजबूत ही बॉन्ड बनाएगा, तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो यह जो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है ना, यह किसी भी प्रोसेस के लिए फेवरेबल नहीं होता है, किसी भी प्रोसेस के लिए फेवरेबल नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जहाँ ज़रूरत पड़े किसी भी प्रोसेस के लिए तो थोड़ा सा ये होता है। इसलिए हम लोग फ्लोरीन के साथ पूरे ऑर्गेनिक में रेयरली ही कहीं पढ़ोगे फ्लोरीन का रिएक्शन, क्योंकि इसका रिएक्शन नॉर्मली होता ही नहीं है, वायलेंट रिएक्शन होता है। एनर्जी इतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा वहाँ कि विस्फोट वगैरह होने का भी पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए हम लोग HF का चर्चा करते ही नहीं है कभी। हाँ, तो पेरोक्साइड इफेक्ट का कई लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं, कई लोग, कि पेरोक्साइड इफेक्ट HBr के लिए एप्लीकेबल है, केवल HCl, HI के लिए नहीं। तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि चूंकि HCl का जो बॉन्ड है वो HBr से मजबूत है, तो ये मजबूत बॉन्ड है तो पेरोक्साइड इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा। तो फिर HI का बॉन्ड में क्या दिक्कत है, ये तो बड़ा ये है। HI जो है
ये तो बड़ा वीक बॉन्ड है, इसे तो परऑक्साइड तोड़ देगा, क्योंकि HBr को तोड़ रहा है तो HI को क्यों नहीं तोड़ेगा। ठीक है, HBr से मजबूत है HCl का बॉन्ड तो इसे नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन HBr से तो कमज़ोर है HI का बॉन्ड, तो इस बॉन्ड को तो तोड़ देगा परऑक्साइड, डेफिनेटली तोड़ देगा। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि यहाँ जो यह I रेडिकल बनता है ना, ये दूसरे I रेडिकल से कंबाइन करके I2 बना लेता है, ये जाकर के कार्बन से जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ इसका बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाता है, इसका जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है। या फिर दूसरी बात ऐसे तरीके से लोग कहते हैं कि जो परऑक्साइड होता है वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, HI जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और ये परऑक्साइड क्या करता है कि HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है -1 से 0। ऐसे कई मैंने अलग अलग बातें जो है बाज़ार में हैं, अफवाहें उड़ी हुई हैं, लेकिन सच्चाई क्या हम लोग उसे देखेंगे। लोग क्या कह रहे हैं, उससे क्या मतलब है। एक तो यहाँ बोल दिए लोग कि परऑक्साइड इस HCl के मौजूद बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, और HBr का तोड़ दे रहा है तो HI का तो डेफिनेटली तोड़ देगा। लेकिन फिर कह रहा है कि HI चूँकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसके साथ मिल करके जो है वह परऑक्साइड बेसिकली क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, रेडिकल बनने ही नहीं देगा। ओवरऑल ही क्या करेगा, क्या कि रेडिकल बनने ही नहीं देगा, और रेडिकल नहीं बनेगा तो फिर रिएक्शन होगा कैसे आगे, रिएक्शन आगे कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा फिर वहाँ। तो इन सारी अफवाहों से दूर रहते हुए हम लोग मेन रीजन पे चलें, थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन, मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल बात है। यह थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसके लिए क्या किया गया है ना कि ध्यान से समझोगे, इथीन कंसीडर कर लिया गया है अल्कीन के लिए, और इसमें जोड़ा गया है हैलोजन एसिड HCl, HBr और HI, ऐसा। तो जैसा कि हम लोग देखे अभी मैकेनिज्म में कि पहले यदि यहाँ परऑक्साइड प्रेजेंट है तो पहले जो है इसमें X जुड़ता है और ऐसा रेडिकल बनता है, देन फिर से इसमें H रेडिकल जुड़ता है, तो फिर जा कर के इस CH3 मतलब फाइनल हैलोजन कंपाउंड बनता है CH3CH2X, ऐसा। तो यह H रेडिकल डायरेक्ट तो नहीं जुड़ता है ना, ऐसे हम लोग देखे थे कि HX है तो फिर यहाँ से X निकलेगा और इसका ये आकर के यहाँ जुड़ेगा, ऐसे। तो मतलब यहाँ ये हुआ, मतलब यहाँ ये हो गया इसमें कि दो बार एडिशन होना है। शुरुआत में एडिशन हो रहा है इस हैलोजन रेडिकल का, तो मान लें यहाँ जो इंथैल्पी चेंज कर रहा है वह है डेल्टा H1। चूँकि कोई भी प्रोसेस है बॉन्ड टूटना बनना, तो वहाँ एनर्जी तो इन्वॉल्व होगा ही, एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा, जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगा ही वहाँ। और सेकेंड केस में जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो मान लो कि यहाँ इंथैल्पी चेंज हो रहा है डेल्टा H2। अब हम लोग अलग अलग हैलोजन एसिड लेते हैं, HCl ले लें, HBr ले लें, HI ले लें, और इनके लिए डेल्टा H1 और डेल्टा H2 के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कैलकुलेट किए गए हैं वे कुछ इस तरह से हैं, HCl में जब शुरू में Cl जा कर के वहाँ जुड़ता है, ये HX के लिए हो गया ऐसा, तो एनर्जी है -67। सेकेंड स्टेप में ये है +12.6 जब हाइड्रोजन जुड़ता है। HBr में है -25.1 और यहाँ है -50.2, यहाँ है +46.0, यहाँ है -117.1, ऐसा। इस तरह का बात है। अब इस डाटा से क्या ही समझें हम लोग, बताओ। तो एक चीज़ तो समझ ही सकते हो कि यहाँ HBr ही वह स्पीसीज है
जिसमें दोनों स्टेप्स एक्जोथर्मिक हैं, जिसमें दोनों स्टेप्स एक्जोथर्मिक है, दोनों स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल्टा एच यहाँ भी नेगेटिव है, डेल्टा एच यहाँ भी नेगेटिव है, दोनों जगह जो है वह डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है। तो यह डेल्टा एच नेगेटिव होने से फिर क्या हो गया, डेल्टा एच हम कह दे रहे हैं नेगेटिव है तो है, मान लिया हमने। ओवरऑल दोनों प्रोसेस जो है, दोनों स्टेप इसमें एचबीआर के केस में कि शुरू में ब्रोमीन रेडिकल जुड़ेगा, वहाँ भी एनर्जी रिलीज होता है, और जब हाइड्रोजन रेडिकल जुड़ता है तो वहाँ भी एनर्जी रिलीज होता है। दोनों केस में प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, डेल्टा एच ओवरऑल नेगेटिव है। चूँकि पहले ही हम लिखे हुए यहाँ कि यह थर्मोडाइनमिक एक्सप्लेनेशन है, तो थर्मोडाइनमिक में एक बड़ा ही फेमस इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और फिर वही है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के या एल एन के, जो भी है ऐसा। ये इक्वेशन थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम में पड़े हुए रिएक्शंस हैं। यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है इसके बारे में जान रहे हैं हम लोग। डेल्टा जी इज गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एस इज एंट्रोपी चेंज, टी इज द टेम्परेचर, यहाँ आर गैस कांस्टेंट, टी अगेन टेम्परेचर, एंड के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है जो बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना जाएगा। तो उसमें से हम लोग पढ़े हुए कि के का वैल्यू यदि हाई है तो रिएक्शन का रेट हाई होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फेवरेबल होगा, मतलब प्रोडक्ट का यील्ड वहाँ से ज़्यादा होगा। अभी देख लो कि के का जो रिलेशन है आर के साथ वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक नहीं है मतलब उल्टा रिलेशन है कि यदि डेल्टा जी ज़्यादा होगा तो फिर के का वैल्यू कम आएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आर टी लॉग के बराबर माइनस डेल्टा जी। तो डेल्टा जी यदि ज़्यादा हो जाएगा तो डेल्टा जी ज़्यादा होने से पूरा का वैल्यू तो नेगेटिव में कम होते जाएगा ना। अब -50 और -100 है, तो इससे -50 से कम हुआ -100, तो डेल्टा जी ज़्यादा हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू उसके लिए ज़्यादा हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कि ओवरऑल कम हो जाना, के कम हो जाएगा। और हम कहें कि के जिस रिएक्शन के लिए ज़्यादा होता है वैसे रिएक्शन फेवरेबल होते हैं, वैसे रिएक्शन आसानी से होते हैं, उन रिएक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं जिसके लिए के का वैल्यू बड़ा हो। और के का जो डेल्टा जी के साथ रिलेशन है वो है उल्टा, कि डेल्टा जी बढ़ेगा तो के घटेगा। तो इसके लिए यदि के ज़्यादा होना है तो उसके लिए जी को घटना पड़ेगा, क्योंकि जी घटेगा तो माइनस में घटेगा, और माइनस में घटेगा मैंने ओवरऑल बढ़ेगा। अब यहाँ से देखो डेल्टा जी घटेगा कब, डेल्टा जी कम कब होगा। तो इसके लिए दो बात हो सकता है, पहला कि टी डेल्टा एस पूरा बढ़े, तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ेगा ना। तो जैसे मान लो इसको फिक्स कर दो 5, यहाँ है -6 और फिर हो गया 5, यहाँ हो गया -9। तो जब इधर वाला वैल्यू बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -4 आएगा, ओवरऑल वैल्यू घटेगा। तो पहला तरीका हुआ कि आप इसे बढ़ाओ इंट्रॉपी को, तो इंट्रॉपी का फैक्टर तो यहाँ आएगा नहीं, इंथैल्पी का। दूसरा तरीका ऐसे है कि यदि इसे आप कांस्टेंट रखते हो 5, तो फिर इसे आप जो है माइनस में लो, मान के चलो ये -5 है और ई -3 है, और फिर ई वाला और माइनस आ जाए -8, तो ई मिल करके हो गया -8, ई मिल करके हो गया -13, तो फिर भी ई -13 कम हुआ। तो डेल्टा जी कम आने का दो उपाय है, पहला कि टी डेल्टा एस ज़्यादा आवे, इंट्रॉपी बढ़े सिस्टम का, और दूसरा तरीका हुआ कि इंथैल्पी उसका नेगेटिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो, तब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो के पॉजिटिव आएगा, और के पॉजिटिव आएगा मतलब कि वह रिएक्शन आसानी से प्रोसीड करेगा, वह रिएक्शन हाईली फेवरेबल होगा, वह रिएक्शन हाईली फेवरेबल होगा। तो यहाँ हम लोग डेल्टा एस को कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं, डेल्टा एस पे हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग यहाँ लगाएंगे, डेल्टा एच पे लगाएंगे। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद जो बात सामने आया यहाँ कि डेल्टा एच शुड बी मोर नेगेटिव फॉर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो, डेल्टा जी का वैल्यू कम से कम हो, इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव में होना चाहिए।
नेगेटिव में होना चाहिए। नहीं तो डेल्टा एच का वैल्यू यदि मोर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टी डेल्टा एच तो नेगेटिव ही है, अब इसका पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में नेगेटिव घटेगा, और यदि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल कोई पॉजिटिव चीज़ ही आएगा, और पॉजिटिव चीज़ आएगा मैंने डेल्टा जी ज़्यादा आएगा। डेल्टा जी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए, तब ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा यहाँ। यही तो है थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। इसी के आधार पे हम लोगों को समझना था। तो मोटा मोटी हम लोग ये जाने कि डेल्टा एच हमें चाहिए नेगेटिव, जितना नेगेटिव होगा डेल्टा एच उतना बेहतर होगा उस रिएक्शन के लिए, वह रिएक्शन उतना आसानी से प्रोसीड करेगा आगे। तो HCl के केस में एक स्टेप नेगेटिव है लेकिन दूसरा पॉजिटिव, तो एक स्टेप फेवरेबल है, दूसरा दिक्कत कर रहा है। यहाँ दोनों स्टेप नेगेटिव था, डेल्टा एच दोनों का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ फिर एक पॉजिटिव आ गया, बाद वाला नेगेटिव आ गया। तो शुरू वाला पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव, फिर घबराएगा। इसका शुरू वाला ही स्टेप नहीं होगा तो बाद वाला क्या होगा? इसका शुरू वाला कोई तरह से हो जाएगा ये वाला, लेकिन ये स्टेप नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जी का आना ही नहीं चाहिए, मतलब डेल्टा एच का, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव आ सकता है, और डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो के फिर नेगेटिव, मतलब दिक्कत हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आ जाएगा। तो इस एक्सप्लेनेशन से हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि ओनली HBr is the species for which both the steps, that is the addition of halogen radical and the addition of hydrogen radical, are exothermic in nature. Delta H are negative, so overall Gibbs energy change for this step, overall Gibbs energy change for this step is negative, and delta G negative means K will be positive, means the reaction is highly favorable, reaction is highly favorable। तो यह था इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, सटीक सा एग्जाम्पल, सटीक सा एक्सप्लेनेशन इसका, समझे। तो एंटी मार्कोवनी कॉप्स के पीछे कहानी यही है, यही एक वजह है जिसके चलते केवल HBr के लिए लागू होता है, HCl HI का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई एक स्टेप इंडोथर्मिक हो जा रहा है। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और वह पॉजिटिव वैल्यू ही तो हमें नहीं चाहिए था, नहीं तो सारा इक्वेशन का काम गड़बड़ हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ और कि ये जो शुरू में हम लोग हैलोजन जोड़ रहे हैं, शुरू में हाइड्रोजन भी तो जोड़ सकते हैं, शुरू में हाइड्रोजन भी तो जोड़ सकते हैं। तो देखो शुरू में हाइड्रोजन भी जोड़ोगे तो क्या होगा, नोट्स में नहीं मिलेंगी ये सारी चीज़ें, आपको समझना होगा जो वीडियो से बताया गया उसे, क्योंकि सच्चाई यही है कि 99% लोगों को ये कहानी पता नहीं है, क्योंकि वे कभी सुने नहीं हैं, कोई सुनाया नहीं है उन्हें। हम बताए तो ज़रा ध्यान से इसे सुनोगे और जानोगे। हाँ, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर पहले हैलोजन क्यों, हाइड्रोजन रेडिकल पहले क्यों नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन रेडिकल पहले क्यों नहीं जुड़ेगा। तो देखो जैसे CH2 अभी हमने पहले ब्रोमीन रेडिकल जोड़ा, CH2Br, और फिर हाइड्रोजन रेडिकल जोड़ा हमने ऐसा, तो इसमें दोनों स्टेप जो है एक्सोथर्मिक था ना, यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू था -50.2 किलो जूल में, और यहाँ जो डेल्टा H1 था -25.1 किलो जूल पर, ये सब रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। यही जब हम उल्टा करते हैं CH2 H रेडिकल पहले जोड़े, CH3CH2 और देन Br रेडिकल जोड़े, ऐसा प्रोडक्ट तो वही बनेगा, लेकिन इस बार जो यहाँ इस स्टेप का एंथैल्पी चेंज है हाइड्रोजन वाले का, वो तो ठीक है -167.4 किलो जूल, लेकिन ब्रोमीन का जो एडिशन है इस बार गड़बड़ा जा रहा है, इस बार ही गड़बड़ हो जा रहा है, +104 किलो जूल ऐसा, ये सिचुएशन है इस बार।
कि जब पहले ब्रोमीन बाद में हाइड्रोजन जोड़े तो दोनों स्टेप एक्जोथर्मिक है, दोनों में इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। लेकिन जब पहले हाइड्रोजन जोड़े और बाद में ब्रोमीन जोड़े तो हाइड्रोजन को तो अभी भी तकलीफ नहीं है, पहले से तो और बेहतर तरीके से जुड़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ। ब्रोमीन को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ जो नेगेटिव वैल्यू था अभी पॉजिटिव शो करने लगा। ब्रोमीन से बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमसे पहले हाइड्रोजन जा कर के जुड़े, कदापि बर्दाश्त नहीं कर पाया। और अभी बताया कि यदि दोनों स्टेप एक्जोथर्मिक है तभी बेहतर है, नहीं तो एक पॉजिटिव आ गया तो फिर मामला गड़बड़ जाएगा क्योंकि इस स्टेप के लिए यदि एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो गिब्स एनर्जी फिर ज़्यादा होगा, और गिब्स एनर्जी ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम। तो ये वाला स्टेप होगा ही नहीं, यहीं तक होगा रिएक्शन। बस समझ गए क्या बताया गया सो? तो कहने का मतलब कि जितना भी कन्फ्यूजन था दिमाग में, जितने भी प्रश्न थे मन में, वे सारे प्रश्न के उत्तर जो है मिल गए। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात सीखा हमने इस एडिशन रिएक्शन को लेकर के, चाहे वह न्यूक्लियोफिलिक हो, वह इलेक्ट्रोफिलिक हो या फिर फ्री रेडिकल हो, और यहाँ से एडिशन रिएक्शन होता है समाप्त। एक नॉर्मल जो एडिशन रिएक्शन होता है वह समाप्त होता है। 3 तरह के एडिशन रिएक्शन हमने किए, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। एंटी मार्कोवनिक मार्कोवनिक में भी काफ़ी डिटेल में अंतर भी बताया गया। अब हम लोग करते क्या हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लें, थोड़ा सा ध्यान में बना हुआ रहेगा। क्वेश्चंस कर लें कुछ इन टॉपिक्स से। नंबर 1, द peroxide effect is not applicable to HCl and HI because A number, these are more reactive, B, these are least reactive, one of the steps of radical addition is endothermic, D, both the steps of radical addition are exothermic। नंबर 1 पहला प्रश्न। सेकेंड नंबर का प्रश्न कि ऐसा कोई रिएक्शन इसमें हम जोड़ रहे हैं HCl और प्रोडक्ट इसमें दिए हुए होंगे Cl B Cl C Cl D, दोनों जगह Cl आसान। थर्ड नंबर में BH3 ही ले लें,
नंबर 1, इट इज a free radical addition reaction. Number 2, it is a nucleophilic addition reaction. तीसरा, it is an electrophilic addition reaction involving Markovnikov addition. 4th नंबर में, it is an electrophilic addition reaction involving anti-Markovnikov addition. MA वहाँ Markovnikov addition है, AMA anti-Markovnikov addition. EAR जान रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नंबर 4, ऐसे करके कुछ रिएक्शंस दिए हुए हों, ठीक, HBr प्रोडक्ट बना हुआ हो, इसको ऐसे कर दे, PHBr और एक रिएक्शन और हो, HBr साथ में दिया हुआ हो पेरोक्साइड, ऐसा, और यहाँ दिया हुआ हो कि द intermediate involving carbon species formed during these two reactions are respectively, the intermediate involving carbon species formed during these two reactions are respectively, और ऑप्शंस दिए हुए होंगे ए नंबर में प्लस इसी के साथ ऐसा, बी नंबर में पीएच यहाँ बी आर, यहाँ बी आर, सी नंबर में प्लस और यहाँ बी आर रेडिकल, डी नंबर में ऐसा, ऐसा. ये हुए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. बताओ इनका आंसर जरा. इस क्वेश्चन में पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू HCl एंड HI बिकॉज, अभी ये देखे हैं, दीज आर मोर रिएक्टिव, गलत है, दीज आर लिस्ट रिएक्टिव, नहीं. वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ रेडिकल एडिशन इज एंडोथर्मिक. इसमें बोथ द स्टेप्स ऑफ, बोथ तो एक्सोथर्मिक होता ही नहीं है, वो तो HBr में होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. एडिशन, हाँ, इसमें एक रिएक्शन दिया हुआ, प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो देखो स्टेबिलिटी देखना होगा तुम्हें कार्बोकेटाइन का, कि ये दो तरह का कार्बोकेटाइन बन सकता है इसमें, एक में प्लस यहाँ आ सकता है, एक में यहाँ, ऐसे. अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो फ्लोरीन का हम लोग जानते हैं या रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है मेसोमेरिक, तो ये बगल में प्लस है, इसमें करेगा ना, इसमें कैसे दिखाएगा, नहीं दिखाएगा. तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ प्लस, तो फिर Cl यहीं जुड़ेगा फ्लोरीन के बगल में, दिस इज द करेक्ट. इसमें यह किस तरह का है, फ्री रेडिकल है, नहीं. न्यूक्लियोफिलिक है, नहीं.
इलेक्ट्रोफिलिक है मार्कोवनी कॉप्स है, इलेक्ट्रोफिलिक है एंटी मार्कोवनी कॉप्स है। बताओ क्या है? देखे हुए हम लोग मार्कोवनी कॉप्स है, दिखता है एंटी मार्कोवनी कॉप है लेकिन है तो मार्कोवनी कॉप्स, इस तरह से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कार्बन रेडिकल क्या बन रहा है इंटरमीडिएट इन दोनों में। तो देखो यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ मतलब मार्कोवनी कॉप्स है, तो कार्बोकेटायन ही बनेगा इसमें। अब कार्बोकेटायन इसमें बनेगा तो कौन सा बनेगा? तो स्टेबल कोई बनेगा। तो ये फिनाइल रिंग है मतलब ये बेंजाइलिक कार्बन हुआ, तो बेंजाइलिक कार्बन हुआ तो यहाँ प्लस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देख लो इस कार्बन पे प्लस कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब ये क्या है? पेरोक्साइड है, फ्री रेडिकल बनेगा। अब फ्री रेडिकल में भी कैसा बनेगा? तो स्टेबल। उसके लिए हम लोग देखे हुए हैं कि पहले Br जुड़ता है किनारे वाला कार्बन पे, तो यहाँ आता है रेडिकल। तो कौन सा दिख रहा है हमें? दिस वन। तो इसमें बना जो यहाँ प्लस आया ये वाला, और इसमें जो यहाँ रेडिकल आया, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये थे काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड, और यहाँ से ही जो है एडिशन रिएक्शन हम लोग अब कर लिए ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर से जो है एलिमिनेशन देखेंगे हम लोग, या फिर हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा, बताना और समझना भी उसे ही हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करने वाले हैं, अभी नहीं। तब तक इतना करोगे, बहुत कुछ बताया गया है एडिशन रिएक्शन के बारे में, बहुत कुछ। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से जो है कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।